नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने लेकिन मुश्किल मसले पे बात करेंगे। संपत्ति का बंटवारा। खासकर तब जब परिवार के सदस्यों में जैसे भाइयों के बीच सहमति नहीं बन पाती। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि अगर मान लीजिए 4 भाई हैं और उनमें से एक घर या खेत बांटने को तैयार नहीं, तो क्या रास्ते हैं। और एक खास चीज उत्तर प्रदेश के लिए वहां की राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत बंटवारे का केस कैसे होता है। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन उलझी हुई स्थितियों के लिए कुछ साफ रास्ते और कदम समझ आएं। बिल्कुल, हम यही देखेंगे कि मतलब बातचीत से हल निकालने, जिसे पारिवारिक समझौता कहते हैं, से लेकर अगर बात बिगड़ जाए तो फिर कानूनी दांवपेच तक क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ये कानूनी प्रक्रिया क्या है। जो भी जानकारी मिली है उसे सरल भाषा में रखने की कोशिश रहेगी। हाँ, तो सबसे पहले वही आम स्थिति लेते हैं। एक भाई बंटवारे को मान ही नहीं रहा, ये तो बहुत घरों में होता है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए, क्या कहता है हमारा सोर्स। देखिए, सबसे पहला और सबसे सही रास्ता तो यही सुझाया गया है कि पारिवारिक समझौते यानी फैमिली सेटलमेंट की कोशिश की जाए। ये बेसिकली एक लिखित दस्तावेज होता है, फैमिली सेटलमेंट डीड, जिसमें सारे भाई मिलकर आपसी सहमति से बंटवारे की शर्तें लिख लेते हैं। अच्छा। इस पर जोर इसलिए है क्योंकि देखिए, ये आपको कोर्ट कचहरी के लंबे चक्करों से बचाता है। इसमें खर्चा भी कम आता है, टाइम बचता है, और सबसे बड़ी बात, परिवार के रिश्ते शायद बच जाए। कभी कभी इसमें किसी बाहर के आदमी की, मतलब किसी मध्यस्थ की मदद भी ली जा सकती है जो निष्पक्ष हो, पर बुनियाद तो आपसी रजामंदी ही है। लेकिन मुश्किल तो असली तब शुरू होती है जब कोई एक भाई मान लीजिए अड़ ही जाए कि नहीं बंटवारा नहीं करना, तब तो बातचीत बेकार हो जाती है। आपसी समझौता किसी भी तरह से मुमकिन ना हो पाए, फिर तो देखिए कानूनी रास्ता ही आखिरी चारा है। इसके लिए सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा यानी पार्टीशन सूट फाइल करना होता है। सीधे मुकदमा? नहीं, आमतौर पे प्रक्रिया ये होती है कि पहले जो भाई राजी नहीं है उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाता है, भाई आओ बैठकर बात करें या बंटवारे के लिए तैयार हो जाओ। उस नोटिस का जवाब न आए या बात न बने, तब कोर्ट में केस फाइल होता है। और अगर संपत्ति मान लीजिए पुरखों की है यानी पैतृक है या बिना वसीयत के मिली है, तो कानून तो यही कहता है कि सब वारिसों का बराबर हक है। कोर्ट उसी आधार पर बंटवारा करता है। और अगर बांटा ही ना जा सके तो, जैसे कोई छोटा सा मकान हो? हाँ, वो भी होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसका टुकड़ों में बंटवारा करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो कोर्ट संपत्ति को नीलाम करके जो पैसा आएगा उसे सब भाइयों में बराबर बांटने का ऑर्डर भी दे सकता है। सजा स्रोतों में एक 5 भाइयों वाला उदाहरण भी दिया था। उसमें एक भाई शायद महेश नाम था, वो तैयार नहीं था। उसमें क्या हुआ था? हाँ, वो एक अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है। उसमें क्या हुआ कि बाकी जो 4 भाई थे वो तहसीलदार के पास चले गए बंटवारे की अर्जी लेकर। तहसीलदार ने फिर क्या किया, जो भाई राजी नहीं था यानी महेश, उसे नोटिस भेजा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, अपना पक्ष रखो। साथ ही एक पब्लिक नोटिस मतलब इश्तिहार भी निकाला कि अगर किसी और को भी इस प्रॉपर्टी पर कोई दावा वगैरह हो तो वो भी सामने आ जाए। ओके। अब अगर महेश सिर्फ मना नहीं कर रहा बल्कि कह रहा है कि मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, मतलब हिस्सेदारी पर ही विवाद खड़ा कर दे, तो तहसीलदार कह सकते हैं कि ठीक है, आप सिविल कोर्ट जाइए अपनी बात साबित करने। और अगर वो तय समय में कोर्ट नहीं जाता या वहां से कोई स्टे ऑर्डर नहीं लाता, तो तहसीलदार फिर जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पटवारी की रिपोर्ट होती है, फर्द कहते हैं उसे, और बाकी भाइयों की बात सुनकर बंटवारे का ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन ये तहसीलदार वाला रास्ता भी आसान नहीं लगता। नहीं, आसान तो नहीं है। इसमें भी समय लग सकता है और खर्चा भी होता है। ये प्रक्रिया भी लंबी खिंच सकती है। समझ गया। तो ये तो हो गई आम प्रक्रियाएं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 पर, जिसका खास जिक्र था। अगर यूपी में खेती की जमीन का बंटवारा कोर्ट से कराना है तो इसका क्या तरीका है? हाँ, उत्तर प्रदेश में देखिए, खेती की जमीन के बंटवारे के लिए ये धारा 116 एक स्पेसिफिक कानूनी रास्ता देती है। इसके तहत केस फाइल करने के लिए एक फरियाद या प्लेंट तैयार करनी होती है। ये एक तरह की अर्जी है कोर्ट के लिए। इसमें क्या क्या लिखना होता है? इसमें जितने भी सह खातेदार हैं, मतलब ज़मीन के जितने भी हिस्सेदार भाई या बहन हैं, सबके नाम, पते, फिर ज़मीन का पूरा ब्यौरा देना होता है। कौन सा गांव, गाटा संख्या यानी प्लॉट नंबर क्या है, कितना रकबा यानी एरिया है, उस पर कितना लगान यानी भू राजस्व लगता है,
और आप यानी जो केस कर रहा है वो अपना कितना हिस्सा मांग रहा है ये साफ साफ लिखना होता है। साथ में जमीन के कागजात यानी खतौनी की एक सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ती है। अच्छा, तो ये फरियाद तैयार करके कोर्ट में दे दी, उसके बाद क्या होता है? ये नॉर्मल सिविल केस से अलग कैसे है? ये फरियाद जो है वो सहायक कलेक्टर या उप विभागीय अधिकारी यानी एसडीओ की कोर्ट में दाखिल होती है, तहसीलदार के यहाँ नहीं। फिर वही प्रक्रिया दूसरे पक्ष को यानी प्रतिवादियों को नोटिस जाता है, वो अपना जवाब दाखिल करते हैं जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। कोर्ट फिर सबूतों के आधार पर पहले ये तय करता है कि किसका कितना हिस्सा बनता है। जब हिस्से तय हो जाते हैं तो एक प्रारंभिक डिक्री यानी प्रिलिमिनरी डिक्री जारी होती है। प्रारंभिक डिक्री? हाँ, मतलब पहला आदेश कि किसका कितना शेयर है। इसके बाद असली बंटवारे का काम शुरू होता है। कोर्ट फिर राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को मौके पे भेजता है। वो जमीन नापकर एक नक्शा और बंटवारे का खाका तैयार करते हैं। इसे कुर्रा बोलते हैं। कुर्रा, ये क्या चीज है? कुर्रा मतलब वो प्रस्तावित नक्शा जिसमें दिखाया जाता है कि किस भाई को कौन सा हिस्सा मिलेगा, किधर से रास्ता होगा वगैरह। इस कुर्रे पर फिर सभी भाइयों से आपत्तियां मांगी जाती हैं। हो सकता है किसी को लगे कि मुझे खराब जमीन दे दी या रास्ता ठीक नहीं है। हाँ। उन आपत्तियों को सुना जाता है, उनका निपटारा किया जाता है और जब सब तय हो जाता है तब कोर्ट अंतिम डिक्री यानी फाइनल डिक्री जारी करता है। इसमें एकदम फाइनल हो जाता है कि कौन सी जमीन कौन सी सीमाएं किसकी हैं और फिर सरकारी रिकॉर्ड यानी खतौनी वगैरह में ये बदलाव दर्ज करने के आदेश होते हैं। इसमें कितना समय लगता है अंदाजन? देखिए, कानून में तो ये लिखा है कि कोशिश की जाए कि 6 महीने में फैसला हो जाए, लेकिन हम सब जानते हैं असलियत में इसमें ज्यादा समय लग सकता है। और इसमें जो कोर्ट फीस लगती है वो जमीन के हिस्से पर जो भू राजस्व तय होता है उसके आधार पर लगती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर कोई स्थिति से गुजर रहा है तो उनके लिए मुख्य बातें क्या ध्यान में रखने वाली हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमारे स्रोतों से भी निकल कर आती है, कोशिश हमेशा पारिवारिक समझौते की ही करनी चाहिए। ईमानदारी से बैठकर बात करें। रिश्ता बचाने का, पैसा और समय बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सही बात है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तभी कानूनी विकल्प पर सोचें। और विकल्प हैं, आम सिविल कोड भी है और यूपी में खेती की जमीन के लिए धारा 116 का विशेष रास्ता भी है। लेकिन दोनों ही सूरतों में ये मानकर चलें कि इसमें सब्र रखना होगा, समय लगेगा, पैसा भी खर्च होगा और सारे कागजात दुरुस्त रखने होंगे। और हाँ, एक अनुभवी वकील जो प्रॉपर्टी के मामलों का जानकार हो, उसकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामले सीधे नहीं होते, इनमें कई कानूनी बारीकियां होती हैं। ये बात इससे भी साफ होती है कि धारा 116 पर कोई बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट आसानी से नहीं मिलते, जो शायद दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी तथ्यात्मक और जटिल हो सकती है। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि संपत्ति बंटवारे के जो विवाद हैं, खासकर भाइयों के बीच में असहमति वाले, उनमें पारिवारिक समझौते से लेकर अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं तक कई रास्ते मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में धारा 116 एक खास तरीका जरूर बताती है, लेकिन किसी भी रास्ते पर कामयाबी के लिए सही जानकारी, पूरे दस्तावेज और अच्छी कानूनी सलाह बहुत अहम है। जी, और अंत में श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम बंटवारे का तरीका चुनते हैं, चाहे वो आपसी समझौता हो या कोर्ट का रास्ता, तो क्या हम सिर्फ कानूनी और पैसे के समय वाले पहलू देखते हैं, या हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि हमारे चुने हुए रास्ते का हमारे परिवार के रिश्तों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? क्या रिश्तों की भी कोई कीमत होती है जिसे हमें इस हिसाब किताब में शामिल करना चाहिए?